नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम अटेंशन। भाजपा और कांग्रेस में दुविधा की स्थिति है। जनपद पंचायत चुनाव से लेकर जिला पंचायत चुनाव तक और नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक दोनों पार्टियों में भीतरघात देखने को मिला है। भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आ गए हैं। भाजपा में जहां फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल जैसे केंद्रीय मंत्रियों पर भीतरघात के आरोप लगे हैं, तो गोपाल भार्गव, कमल पटेल जैसे प्रदेश के मंत्रियों पर भी जातिवाद और भीतरघात के आरोप लगे हैं। पूर्व मंत्री जयंत मलैया जैसे नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। विंध्य में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और विधायक राजेश शुक्ला से लेकर कटनी में विधायक संजय पाठक तक कई नेताओं के क्षेत्रों में पार्टी की हार पर सवाल उठे हैं। इधर कांग्रेस में भी अपना क्षेत्र खोने वाले कई नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने से कतरा रही हैं। पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं का पता चलने के बाद भी आला कमान कार्रवाई के मूड में नजर नहीं आ रहा। आखिर क्या है दोनों पार्टियों के आला कमान की मजबूरी और अनुशासनहीनता करने वालों पर इतनी मेहरबानी का राज क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। निकाय और जिला पंचायत चुनाव में हार के बाद भाजपा के दिग्गज नेता निशाने पर है। टिंडोरी में जिला पंचायत चुनाव हारने के बाद पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की पत्नी ज्योति धुर्वे ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निशाने पर लिया। ज्योति ने अपनी हार के लिए कुलस्ते को जिम्मेदार ठहराया। वे कुलस्ते का कहना है कि ज्योति धुर्वे अपने कर्मों से हारी है। हरदा में भी मंत्री कमल पटेल की चचेरी बहन रेखा पटेल कांग्रेस से जनपद अध्यक्ष बन गई। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा और मंडल अध्यक्ष गोलू राजपूत ने आरोप लगाया कि मंत्री जाट समाज को सारे पद दिलवा रहे हैं। इससे पहले दमोह जिला पंचायत में हार के बाद पूर्व जिला अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ आवाज बुलंद कर सनसनी फैला दी। पटेल ने भार्गव के अलावा जयंत मलैया और लखन पटेल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मलैया और भार्गव ने प्रत्याशी को पर्चे तक नहीं भरने दिए। उधर दमोह के ही दूसरे गुट ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर हार का ठिकरा फोड़ दिया। प्रदेश के कई दूसरे क्षेत्रों में भी खींचतान की खबरें आ रही हैं। कटनी में संजय पाठक, विंध्य में राजेंद्र शुक्ला और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ भी आवाजें उठी हैं। इसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई के मूड में नहीं है। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में अच्छे परिणाम लेकर आई है। पार्टी इससे संतुष्ट है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के जो हाल अभी हुए थे वो हम सबके सामने है। कितने अंक किसको मिले, खुद उनके मुख्य प्रवक्ता ने इस बात का वर्णन किया था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से परिणाम लेकर आई है, जिस तरीके से पूरे लोकल बॉडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, ये स्पष्ट दिखाता है कि कार्यकर्ता, नेता सभी एकजुट हैं और जनता का साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उधर कांग्रेस में भी विरोध के स्वर उठे हैं। कांग्रेस के 3 विधायक महापौर का चुनाव हार गए। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के क्षेत्र में भी कांग्रेस हारी है। भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बहुमत के बाद भी कांग्रेस हार गई, जबकि दिग्विजय पचौरी जैसे नेता मौजूद थे। इस घटनाक्रम के बाद बुधवार को पीसीसी में हुई बैठक में भोपाल से कांग्रेस का कोई नेता और पार्षद नहीं पहुंचा। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और न ही कार्रवाई की संभावना है। कांग्रेस के मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने भाजपा में चल रही सरफुटअव्वल की बात तो कही, लेकिन कांग्रेस के घटनाक्रम पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है, इसलिए कांग्रेस सतर्क है। भाजपा में लगातार हार को लेकर समीक्षा चल रही है और समीक्षा में आप देखेंगे कि किस तरीके से आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जी पर ज्योति धुर्वे जी आरोप लगा रही है। दमोह में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि भाजपा के अंदर इतना सिर्फ फुटबॉल चल रहा है कि अब जब ये लोग सभी मिलकर एक जगह बैठ गए हैं तो एक दूसरे पर हार का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार भी एक कार्य कर रही है। जिन अधिकारियों को, जिन कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया था उनकी तक समीक्षा की जा रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अधिकारी कर्मचारियों को तो ड्यूटी में लगाई था और जहां पर इन्होंने अपने विधायकों को, सांसदों को, मिनिस्टर्स को जो जहां ड्यूटी पर लगाया था वहां भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और भाजपा दोनों को उन नेताओं का पता है जिन्होंने पंचायत से लेकर नगरीय निकाय चुनाव में गड़बड़ी की है।
किन नेताओं मंत्रियों ने अपनों को जितवाया और किन नेताओं ने पार्टी के लोगों को ही हरवा दिया, इसका लेखा जोखा भी दोनों ही पार्टियों के पास है। लेकिन इसके बाद भी दोनों पार्टियां चुनाव से पहले किसी बड़ी कार्रवाई के मूड में नहीं। खासकर भाजपा अंदरूनी कलह को किसी तरह से टालना चाहती है, वहीं कांग्रेस भी दिग्गज नेताओं पर हाथ नहीं डालना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे। बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी आपका। कुनबे में कलह और दोनों ही उससे अछूते नहीं हैं, और ख़ास तौर से अगर बीजेपी की बात करें, अनुशासित पार्टी, बड़ी जीत मिली है अगर महापौर छोड़ दिए जाएँ, क्योंकि परिषदों में ज़्यादातर कब्जा है। नगर परिषदों की बात कर लें, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत में परचम फेरा है। इसके बाद भी अगर विरोध के सुर उठ रहे हैं तो मामला गंभीर है। निश्चित रूप से मामला तो गंभीर है, और उस पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे हैं और उन नेताओं पर उठ रहे हैं जिन नेताओं को प्रदेश के बड़े नेता माना जाता है, कद्दावर नेता माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि पार्टी के लिए यह अच्छा कोई संकेत नहीं है। और यह स्वर ऐसे समय उठ रहे हैं जब प्रदेश में अगले 1.5 साल बाद विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रही, उसकी अपनी वजह है। इन नेताओं का अपना इतना बड़ा कद है कि प्रदेश संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकता है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण पहलू है कि संगठन भी जानता है कि जिस तरह से विधानसभा नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बांटे गए हैं, और उसके अलावा जिस तरह से जनपद पंचायत और जिला पंचायत में प्रत्याशियों को घोषणा की गई है, पार्टी के अंदर से एक लेटर जारी हुआ है कि अधिकृत प्रत्याशी जनपद पंचायत का यह है, जिला पंचायत अध्यक्ष के यह है, तो उसमें भी जिस तरह का घालमेल हुआ है उसकी परिणति विरोध के रूप में सामने है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब पति लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे हैं राज्य सरकार में, और उसके बाद उनकी पत्नी को ही आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो दूसरा कार्यकर्ता करेगा क्या? तो निश्चित रूप से वो उस ग्रुप से जाकर मिल जाएगा या अपने पार्टी के उन नेताओं के साथ खड़ा होगा जिन नेताओं से उनका कहीं ना कहीं लेकर सामंजस्य नहीं है, और इस सामंजस्य के अभाव की वजह से इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। पार्टी कहती है कि उसके कार्यकर्ता देव तुल्य हैं। अरे भाई, आप लगातार उनको अपने कार्यक्रमों में लगाए रखते हैं। जब सत्ता सुख की बारी आती है, सत्ता में भागीदारी की बारी आती है, तो आप उस कार्यकर्ता को क्या देते हो? कुछ नहीं देते हो। उसे उपदेश देते हो कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें, पैसा नहीं कमाना है, आप हम उस जमाने के लोग हैं। आजकल ऐसा तो नहीं सोच लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो देवतुल्य रूप में हम देखते हैं सुपारी का इस्तेमाल होता है, और वो पूजा संपन्न हो जाती है, इसके बाद उसका विसर्जन कर दिया जाता है। तो बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे ही देवतुल्य समझ लिया है कि जब जरूरत पड़ती है तो उनका अच्छा पूजा पाठ, मान सम्मान किया जाए, और बाद में जैसे ही काम हो जाए तत्काल उनका विसर्जन कर दिया जाए कि अगली पूजा में देखेंगे। निश्चित रूप से अगली पूजा में देखें, और उसका परिणाम है। आप देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में खासतौर पर शहरी इलाकों में, जिन शहरी इलाकों के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है, उस शहरी इलाकों में आपने देखा होगा मतदान आखिर कम क्यों हुआ? मतदान कम होने की वजह क्या है? पार्टी इस पर चिंतन मनन करेगी, निश्चित रूप से करेगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि आखिर इसके विश्लेषण के पहले क्या आम आदमी को पता नहीं है और आपके नेताओं को पता नहीं चला होगा? या आपके पास तो, क्योंकि आप सरकार में है, तो आपके पास सरकारी सूचना तंत्र भी है, आपके पास अपने पार्टी के भी सूचना तंत्र है, और आप सर्वे की बात की जाती है, तो इन सारी चीजों से क्या संगठन को पता नहीं चला होगा कि कार्यकर्ता? लेकिन मूल सवाल वही है ना, जो कार्यकर्ताओं की, जब आप कार्यकर्ता की अगर सुनोगे नहीं तो आप कैसे पता चलेगा आपको? और अगर कार्यकर्ता की सुन रहे होते तो शायद ये स्थिति ना बनती। निश्चित रूप से आप देखिए ना, पिछले बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब रही, चुनाव होने तक कई संस्थाएं ऐसी थी जिनमें आप कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करके उन्हें सत्ता में भागीदारी दे सकते थे और सरकार पर आर्थिक बोझ भी नहीं बनना था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते समय सारे निगम मंडल अध्यक्ष, तमाम तरह की जो संस्थाएं होती हैं, यहाँ तक कि शिक्षण संस्थाओं में जो जनभागीदारी समितियां बनती हैं, वो सारे की सारी नियुक्ति उन्होंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल बाद फिर सत्ता में वापसी हुई, और उसके बाद क्या हुआ? जिस
युवा आयोग के गठन की घोषणा भारतीय जनता पार्टी में की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में उस युवा आयोग में किसी भी युवा का ताजपोशी नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो भाई, जब आप इतने सालों से सरकार में हो तो कार्यकर्ता का तो ख्याल रखोगे कि कार्यकर्ता का ख्याल नहीं रखोगे, वो खाली दरी उठाने के लिए या आपको पानी पिलाने के लिए या झंडा बैनर टांगने के लिए। तो उस समय जब इस तरह के हालात बनते हैं तो कार्यकर्ता निराश हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता के मन में एक भाव होता है। तो अगर वो विपक्ष के लिए काम नहीं करता है तो वो घर बैठ जाता है, और घर बैठता है तो मतदाताओं को निकालेगा कौन। तो उसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनती है। आपने देखा होगा पन्ना बिल्कुल। की बात की, ब्रजेश जी, लगातार 1 साल तक जो हम बीजेपी की बात कर रहे थे कि अगर उनके पास तो कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है कि अगर कुछ नाराज होकर घर बैठ भी गए तो हो सकता है नेतृत्व को ये लग रहा हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का अभाव भी है, नेताओं का भी आज की तारीख में हम कह सकते हैं अभाव है, क्योंकि गिनती के नेता बचे हैं जिनके बारे में चर्चा है, या पूरे प्रदेश में जिनका अपना एक रसूख है, जिनकी अपनी एक पहचान है, जिनकी अपनी एक धमक है। अगर उस पार्टी में भी कलह के बीज इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन समय कम है, नतीजे उनके हिसाब से अगर देखें तो ठीक ठाक आए हैं। उसके बाद अगर कलह थम रही है, अगर भोपाल में बड़ी बैठक बुलाई जाती है और आपके 3 में से एक दो विधायक भी नहीं पहुंचते हैं, छोटे पार्षद नहीं पहुंचते हैं, जो कि 2 दर्जन में आपके सिमट के रह गए हैं। 3 विधायकों में मान सकते हैं कि आरिफ वकील का स्वास्थ्य खराब है, लेकिन आरिफ मसूद सक्रिय हैं। पीसी शर्मा हम देखते हैं सुबह से लेकर रात तक सक्रिय हैं, लेकिन उनको बगल में पीसीसी कार्यालय जाने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि आरिफ मसूद का तो ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर है पीसीसी, या पीसी शर्मा के घर से भी देख लें हम। देखिए मनोज जी, कलह तो जो आपने कहा भी है कि हमेशा रही है, कांग्रेस में तो कलह ज़्यादा रही है और अब कम दिख रही है। बीजेपी को जरूर कुलीनों का कुनबा कहा जाता है, जहाँ कलह की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन कलह दोनों में हो रही है। हार जीत के ठीकरे भी दोनों में फोड़े जा रहे हैं। यदि अजय सिंह कह रहे हैं क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यदि मुकेश नायक कह रहे हैं कि वो सपोले हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई करे कैसे। तो ये जो पार्टी में है, यदि ये पार्षद नहीं जा रहे, ठीक है, विधायक नहीं जा रहे, तो सबको अपनी अपनी दिख रही है। आप देखिए कांग्रेस में जैसे ही नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम आए, सारे विधायक अपनी सेंकने में लग गए। पार्टी की किसी को पहले भी चिंता नहीं थी और आज भी चिंता नहीं है कि पार्टी आएगी कि नहीं। सबसे पहले यदि कांग्रेस में कोई चिंता करता है नेता, तो अपनी चिंता करते हैं। कमलनाथ जी पूरे प्रदेश की चिंता इसलिए कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले हैं। उनको है कि यदि सत्ता में आए तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। दिग्विजय सिंह को लगता है कि सत्ता में वापसी हुई तो रिमोट उनके हाथ में रहेगा, तो वो आपको प्रदेश में सक्रियता दिख रहा है, बेटे का भविष्य भी दिख रहा है, बेटे का भविष्य भी दिख रहा है। लेकिन बाकी के नेताओं को अपना भविष्य दिख रहा है, और वो जानते हैं कि यदि कितना भी कद्दावर नेता हो, यदि सत्ता में आ गई कांग्रेस, तो हमने अजय सिंह का भी हाल देखा है। सत्ता में आने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो सार्वजनिक मंचों से अपने दुखड़े बयान कर रहे थे। तो आप देखिए कि जो कुल में जो कलह है उसके पीछे भी वर्गी को भी देखा, कटे हाथ से ठाकुर हो गए थे वो, तो सब अपनी चिंता कर रहे हैं। तो कांग्रेस में भी अपनी चिंता कर रहे हैं। रही बात कि जब कुनबों में कलह आ रही है, इसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हम यदि कांग्रेस की बात करें मनोज जी, तो कांग्रेस कार्रवाई करने लायक स्थिति में नहीं है। यदि कांग्रेस कार्रवाई कर देती है, यदि अजय सिंह की बात माने, हम मुकेश नायक की बात माने, तो कार्रवाई सबसे पहले किस पे की जानी चाहिए? उन विधायकों पे की जानी चाहिए, 1 दर्जन जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरान क्रॉस वोटिंग की है। बिल्कुल। यदि आप उन पर कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास लड़ाने के लिए तो आदमी है नहीं विधायक, और आप अपने विधायक जो जनाधार वाले हैं उन पर कार्रवाई करते हैं तो आपके उल्टे तो आपका नुकसान पहले तो होगा। आपको पहचान करनी होगी, क्योंकि जो अजय सिंह ने कहा है कि आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक सारे आदिवासी हैं, और भी लोग हो सकते हैं। और देखिए, आदिवासियों पे यदि आपने कार्रवाई की तो आप आदिवासी विरोधी का आपका तमगा लगेगा, और ये आपको डबल नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए वो ऐसे तलाशी नहीं करना चाहते, या उनको जानकारी है उसका उजागर नहीं करना चाहते, इसलिए शांत बैठ गए। कार्रवाई किस पर हो रही है? जो जिनके जाने से, जिनके उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि सबको विधानसभा चुनाव दिख रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही। यदि प्रहलाद पटेल जैसा केंद्रीय मंत्री सवाल उठा रहा है अपने एक मंत्री पर, राज्य सरकार के मंत्री पर, एक पूर्व मंत्री पर और एक विधायक पर, तो कार्रवाई कर सकती है क्या पार्टी? निश्चित तौर पर नहीं कर सकती। लेकिन सवाल तो एक प्रहलाद ओम प्रकाश पटेल धुर्वे पर की भी उठ रहे पत्नी हैं। ज्योति धुर्वे सवाल उठा रही किस पर? फग्गन सिंह कुलस्ते पे। तो क्या कार्रवाई कर सकती है क्या? निश्चित तौर पर कमल पटेल पर कार्रवाई कर सकते हो आप आज की तारीख में, क्योंकि कमल पटेल की चचेरी बहन जीती है हरदा से। आप तो ये सोचिए कि आपने यदि होशंगाबाद जिला अध्यक्ष तक पर आपने कार्रवाई नहीं की, जहां आपके 10 सदस्य थे और कांग्रेस के 3 ही सदस्य थे, लेकिन वो जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी ले उड़े। बिल्कुल। तो आपको कार्रवाई तो सबसे पहले उन पर कर देना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी।
कमल पटेल खुद ट्वीट कर रहे हैं कि जिनने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, लेकिन आरोप उन पर लग रहे हैं। यदि गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी थी सागर जिले की, दमोह जिले की, यदि उन पर ही आरोप लग रहे तो गंभीर आरोप है। कम से कम पार्टी को संज्ञान में लेना चाहिए, जांच करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए और जवाब तलब तो किया जाना चाहिए। यदि दमोह चुनाव में आप देख रहे हैं जयंत मलैया को आप नोटिस देते हैं, जवाब लेते हैं, आप 6 साल बेटे को के लिए निकाल निष्कासित कर देते हैं। दमोह यदि जयंत मलैया पे कोई कार्रवाई नहीं करते लेकिन नोटिस तो जारी करते हैं, जवाब तलब तो करते हैं, तो इस मामले में जवाब तलब क्यों नहीं? क्या संगठन बाकी दिग्गज नेताओं के सामने बौना हो गया? ये हम इसलिए कह सकते हैं। क्या आप जो नया युवा को आपने पूरी जिम्मेदारी दे दी है, वो अपने शीर्ष नेतृत्व यदि शीर्ष जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनसे सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि फिर आप छोटे लोगों को या जो छोटे नेता हैं या जिनसे बड़े कद के नेता राजनीति कर रहे हैं प्रदेश में, उनको इस तरह के पद पर नहीं बिठाना चाहिए कि वो सवाल जवाब नहीं कर सकते। महत्व कुर्सी का है ना, जो जेपी नड्डा जी भी कह गए। अध्यक्ष को मत देखिए कि वो युवा है, कम उम्र का है, ये देखिए कि पद महत्वपूर्ण है। तो पद की गरिमा के अनुसार तो पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन जो आपको 2023 दिख रहा है, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, वो इतना बड़ा स्टैंड लेकर अपना 2023 का नुकसान नहीं कर सकती। ये छोटे छोटे नुकसान होते हैं, छोटे छोटे नुकसान की भरपाई कर सकती है पार्टी, लेकिन यदि ऐसा कदम उठाएगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वो बड़े नुकसान से हमेशा बड़ा नुकसान एकदम बड़ा कभी नहीं होता ना, उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। तो सूर्यकांत जी, एक कारण ये भी हो सकता है शायद, क्योंकि अगर यही एक पैमाना है तो फिर सवाल नेतृत्व पर उठते हैं कि भैया आपके गृह क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में पार्टी हार गई तो आप पर क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र में पार्टी हारेगी उस पर जवाब तलब होगा। फिर कमल पटेल की हम बात कर लें तो जहाँ हरदा के वो रहने वाले, जहाँ से विधायक के मंत्री हैं, वहाँ पार्टी हार जाती है। छिंदवाड़ा के जहाँ वो प्रभारी हैं, और वहाँ के जिला अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल कि वो हर अपनी समाज के व्यक्ति को चाहते हैं कि हर पद पर काबिज हो जाए। जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं जाट समाज के, और उनके साथ साथ अन्य पदाधिकारी बोल रहे हैं जिले के, तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। इसके साथ ही हरदा जहाँ के वो प्रभारी थे, वहाँ पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे तमाम सारे हमने देखे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है। तो शायद यही एक कारण है कि सब एक दूसरे की ढकने में लगे कि ठीक है, हम आप पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप हमारे नेतृत्व पर सवाल मत उठाइए, हमारे बारे में बात मत करिए, क्योंकि बात यही उठेगी। क्योंकि सारे पदाधिकारियों की बात कर लें, विधायक मंत्रियों की बात कर लें, तो सारी दिक्कतें तो है ही सही। सूर्यकांत जी मनोज जी, देखिए, अगर कार्रवाई की जाती है तो सबसे पहले कार्रवाई आपको नीचे की जगह ऊपर से करनी पड़ेगी। प्रभारी मंत्रियों को आपने जिम्मा सौंपा था, विधायकों को जिम्मा सौंपा था, जिला प्रभारी भी आपने बनाए थे, संभागीय कमेटियां भी बनाई थी। तो निश्चित रूप से जब आप ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो आपके पास चेहरे कितने बचेंगे? हर आदमी के ऊपर आपकी अपनी एक जिम्मेवारी थी। अगर आप हारे, आपने टिकट दिया, गलत टिकट दिया, अगर गलत टिकट नहीं दिया होता तो बगावत क्यों होता, और बगावत होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी महापौर जैसे पद पर सीधे जनता के द्वारा चुनकर क्यों आता? तो इस तरह की अगर स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक गलती हुई है, और अगर नीचे से लेकर ऊपर तक गलती हुई है तो इस गलती की सजा फिर आप किसी एक को नहीं दे सकते, सबको देना पड़ेगी। अगर आप सबको देते हैं तो उस दायरे में ऐसे चेहरे आएंगे कि जिनके बारे में पार्टी कोई कार्रवाई करने का फैसला करने में कई बार सोचेगी। तो मुझे लगता है इसीलिए पूरे मामले को उन्होंने एक तरफ ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि ठीक है, अब जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ चलो, पीछे देखने की जगह आगे बढ़ते हैं, और आगे 2023 में जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर वो आगे बढ़ना चाहते। मेरा तो मानना यही है। और पार्टी का निर्णय क्या होता है क्या नहीं होता, खबरें तो तमाम तरह की आ रही है कि ग्वालियर आ रहा है, जबलपुर हारे, जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते थे, ग्वालियर जैसा गढ़ जहाँ से पार्टी के कई दिग्गज चेहरे आते हैं, उसमें जो पार्टी जहाँ 57 साल से कभी नहीं हारी थी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लगातार 5.5 दशक में कभी नहीं हारे। क्योंकि जबलपुर की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ससुराल है, पिछले दिनों वो आते भी हैं वहाँ, हम देखते हैं कि अमित शाह भी वहाँ आते हैं, आदिवासियों को लुभाने के लिए वहीं से शुरुआत करते हैं वो, लेकिन उसके बाद पार्टी हार जाती है। प्रत्याशी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, पार्टी के उस पर नहीं लड़ा। कार्यकर्ताओं को लगा कि हमारा हक मारा गया। डॉक्टर जामदार जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था वो संकी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन आप कितने मैदानी रूप से सक्रिय रहे, कार्यकर्ताओं से आपका कितना सीधा संबंध और संपर्क था, संवाद था। और आपको एक चीज और बता दें, डॉक्टर जामदार के खिलाफ जो सबसे बड़ी बात गई है वो गई है उनका डॉक्टर होना, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के समय कार्यकर्ताओं को उनसे कोई विशेष मदद नहीं मिली है।
उस संकट की घड़ी में भी अगर कोई कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हुआ है तो उसे आम मरीज की तरह ही ट्रीट किया गया है, उसे पैसा भी देना पड़ा है और उसे तमाम सोच सिफारिश और चिरौरी करनी पड़ी है भर्ती होने के लिए कि कम से कम इलाज तो मिल जाए। तो ये सारी चीजें जो मिली हैं एक साथ मिलने के बाद उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी को हारना पड़ा। अगर आप उस पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, क्योंकि डॉक्टर नड्डा का तो चलिए ससुराल है, लेकिन राकेश सिंह वहां से सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय दल के सचेतक रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उन पर भी सवाल खड़ा होगा। उसके अलावा अन्य चीजों पर सवाल खड़ा होगा। लेकिन आपने देखा होगा इसको लेकर अभी 2 दिन पहले एक साक्षात्कार आया था वहां के विधायक का, अजय बिश्नोई जी का। तो अजय बिश्नोई जी ने कहा कि अगर आप सबको मिलकर सामूहिक रूप से जिम्मेवारी देते तो निश्चित रूप से परिणाम अलग होते। इसका मतलब है कि आपने वहां जो प्रत्याशी चयन किया है, आपने पार्टी नेताओं से राय मशवरा नहीं किया, फिर आपने उन्हें जिम्मेवारी भी नहीं दी। तो इस तरह की जब बात होगी तो निश्चित रूप से परिणाम पार्टी के अनुकूल कैसे आएंगे। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, जो सूर्यकांत जी कह रहे हैं अजय बिश्नोई, हमने देखा नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि आजकल पार्टी में सामूहिक निर्णय नहीं हो रहे बीजेपी में। अजय बिश्नोई वही सवाल उठा रहे। तो भाजपा की तो चलिए ठीक है, सामूहिक निर्णय उतनी नहीं हो पा रहे। कांग्रेस में तो एक ही आदमी को निर्णय लेना या 2 ही आदमी को निर्णय लेना, तो उनके पास तो ज़्यादा आसानी एक्शन लेने के लिए बजाय बीजेपी के। तो मनोज जी, जब एक ही आदमी निर्णय लेगा तो जिम्मेदारी भी एक ही आदमी की होगी ना। यदि हार हुई है, उन्होंने भी कही थी कि जिसके तो फिर जो निर्णय लेने वाला है, जो समीक्षा करने वाला है, यही दोषी ठहराने वाला है, तो वहां आपको सजा का निर्धारण करने में असमंजस होगा या सजा का निर्धारण ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि असफलता भी उसके खाते में, सफलता भी उसके खाते में। इसलिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ उपलब्धि का गुणगान कर रही कि हम तो 0 पर थे नगर निगम में, हमारे पास तो 5 मिल गई। जी निर्णय भी उन्हीं को लेना है, तो अपने खिलाफ कोई निर्णय कैसे लेता है, खासतौर पर राजनीति में। अब राजनीति में ना तो स्वच्छता रह गई है और ना कोई इस तरह यही वजह है ना सूर्यकांत जी, अपन पे खुद पर निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए तो दोनों पार्टी जश्न मना रही थी। आप देखिए कहते भी है कि अगर आप किसी एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगली आपकी तरफ होंगी, तो इसलिए तो दोनों जश्न मना रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं हम तो 0 से 5 पर आ गए, तो हमें तो सफलता ही मिली है। और बीजेपी कह रही है चलिए हमारे महापौर आ गए, लेकिन सारी जगह परिषद तो ज्यादातर हम बना रहे हैं, तो लोगों ने हमें तो चुना है। तो दोनों देखो, राजनीतिक दल जो होते हैं बड़े समझदार होते हैं, नेता भी उसके, वो अपनी अपनी जश्न मनाने की, अपने अपने श्रेय लेने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो सबके पास श्रेय लेने की वजह है ना। आप देखिए दिल्ली तक कोई प्रदेश अध्यक्ष ने जाकर ये नड्डा जी को बताया होगा कि आपके ससुराल में हार गए तो ये वजह रही है। उन्होंने कहा नहीं साहब, बाकी सब ठीक रहा, देखिए हम सब जगह जीते हैं। उन्होंने बताने का तरीका है ना, वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हम तो सब जगह जीत गए हैं, पार्टी ने इतनी बेहतर तरीके से काम किया कि हमारे पार्षद बने, ज्यादा से ज्यादा वो बने। थोड़ा सा चूक हो गई है, थोड़ी सी निर्णय में चूक हो गई होगी, लेकिन देखिए आप सर्वाधिक जीते हैं, उसका श्रेय बताएंगे। वो ये नहीं कहेंगे साहब हमारी गलती ये हो गई थी, इन गलतियों की वजह से हमने, जो बिश्नोई जी कह रहे इस वजह से हम हार गए। यही वजह है कि कांग्रेस में भी, क्योंकि आप यदि दूसरे को जिम्मेदार ठहराओगे तो जब 10 लोगों को जिम्मेदार ठहराओगे मनोज जी, तो वो 10 लोग आपको जिम्मेदार ठहराएंगे कि ठीक है साहब हम पे तो आप ठीक रहा फोड़ रहे हो, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी है। आप यदि महापौर के पद हारे हैं तो आपने निर्णय किया था ना, हम अपने क्षेत्र में हारे हैं तो बाकी की जगह क्यों हारे। तो ये वजह है दोनों ही राजनीतिक दलों में कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कार्रवाई किस पर करें। कार्रवाई करेंगे तो जो आपने कहा ना, एक उंगली दूसरे पर उठाओगे तो 3। लेकिन एक और चीज है, बीजेपी में हमने देखा कि पार्टी अनुशासन की बात करें, ठीक है आप कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन उसका एक फोरम होता है। लेकिन जब बातें सार्वजनिक हो रही है और केंद्रीय मंत्री कहते हैं आपके साथ तो 3 लोग ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि जो आदमी जिसको प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हो, इतने समय इसने चुनाव जीते हों, कि उसकी स्थिति ऐसी रहे। दूसरी जो सूर्यकांत जी ने शुरू में कहा था कि कार्यकर्ता, तो कई सारे हमने देखा कि मंत्री ऐसे थे, नेता ऐसे हैं जिनके अपने रिश्तेदारों को, पत्नी, भाई, भतीजा, चाचा, सबको उन्होंने इसी रास्ते से पावर दिलवाया है। बिल्कुल। देखिए मनोज जी, उन्होंने कहा कि 3 आपके पास नहीं थी, मान लीजिए आपके पास 3 नहीं थे, लेकिन पार्टी के पास तो 5 थे। वो 5 कहाँ चले गए, वो किसके प्रभाव में थे? वो जो आप पर आरोप लग रहा है कि आपने दिल्ली में बुलाकर बिठा लिया, तो आपने पार्टी के लोगों को बुलाकर बिठाया ना। तो पार्टी की नहीं सोच रहे नेता, उन नेताओं पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और बीजेपी को विचार करना चाहिए इस पर कि जो कांग्रेस की संस्कृति थी मनोज जी, कि कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते थे उसके नेता, वो संस्कृति बीजेपी में क्यों पनप रही है कि यदि आप पार्टी के खिलाफ जाकर अपना हित देख रहे हैं कि आपका वर्चस्व रहे जिले में, आपका सब कुछ हो, दूसरे को कुछ ना मिल पाए, चाहे इससे पार्टी को नुकसान हो जाए। हमने देखा नड्डा जी कह गए, लेकिन पंचायत चुनाव में आपने भाई भतीजावाद, आप रिश्तेदारों के लिए रास्ता निकाल लिया, फिर उन रिश्तेदारों को जिताने के लिए आपने पार्टी लाइन से हटकर काम किया। तो यदि क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस के एमएलए ने द्रौपदी मुर्मू के लिए, तो उसी तरह का कृत्य
बीजेपी के नेताओं ने भी किया है। यदि पंचायत अध्यक्ष को हरवाया अपनी पार्टी के, यदि अपने जनपद अध्यक्ष को हरवाया अपनी पार्टी के, तो आप भी उसी तरह से जिम्मेदार हैं कि क्रॉस वोटिंग बुक करके पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो आप भी पार्टी इतना के ही साथ कह गद्दारी सकते कर हैं रहे कि हैं। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो इंसाफ कौन करे। बिल्कुल। तो बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती दोनों दलों के सामने है कि वो कार्रवाई कैसे करें, किस पर करें। और जब सामने इबारत एकदम साफ है, जब बड़े बड़े नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और अगर आज उन पर एक्शन नहीं हुआ तो कल को जो बाकी के कार्यकर्ता हैं उनका हौसला बुलंद होगा। और कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी चीज़ हो समाज में, वो अनुशासन से चलती है। और जब अनुशासन खत्म होता है तो फिर पार्टियों के हालात कांग्रेस जैसे हो जाते हैं। तो बीजेपी को ज़्यादा चिंता करना चाहिए कि इस हालात में वो ना जा पाए, उसके पहले ही वो कुनबे की जो कलह है उस पर किसी भी प्रकार से काबू पाए, ताकि 2023 के पहले उसके जो झगड़े हैं उस पर विराम लग पाए। तो अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।